तीन देशों के दौरे से नरेंद्र मोदी आज दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही तीन मोर्चों पर तीन नई मुसीबत मोदी का इंतजार कर रही हैं। किसानों के सवाल पर कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गई है। कल रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली है, तो सोमवार से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। कश्मीर एक बार फिर से अशांत है, तो बाबा रामदेव को ब्लैक मनी की वापसी में देरी अब बेचैन कर रही है, जो नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का सबब बन सकती है। साठ दिनों के अज्ञातवास के बाद देश के सामने राहुल गांधी प्रकट हुए तो इर्द गिर्द किसानों का जमावड़ा था। खुद को किसानों का हिमायती साबित करने की बेचैनी थी और मोदी सरकार को घेरने की तैयारी भी साफ साफ दिख रही थी। बहुत सारे बुजुर्ग किसानों ने राहुल जी के सर पर हाथ रखा, किसी ने उनका हाथ पकड़ा। राहुल जी ने सबको ढाढ़स बंधाया और कहा कि किसान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और स्वयं राहुल जी एक निर्णायक तरीके से अंतिम छोर तक लड़ेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। आज मोदी और मौसम दोनों ने किसान को मारा है। 2 महीने की छुट्टी के बाद राहुल गांधी की मौजूदगी से कांग्रेस नेताओं के जोश और जज्बात उबलने लगे हैं। तमाम राज्यों के किसानों को दिल्ली कूच कराने की कवायद की जा रही है। रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन की भरपूर तैयारी हो रही है। भूमि अधिग्रहण बिल पर सोनिया गांधी ने जो समा बांधा, उसकी बुनियाद पर राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग का इरादा है, लेकिन बीजेपी के अपने सवाल हैं। हम इसे कहेंगे एक कृत्रिम मिलन। जिस प्रकार से एक आर्टिफिशियल तरीके से, एक कृत्रिम तरीके से किसानों को लाकर उनसे मिलाया गया है, क्या उससे राहुल गांधी जी किसानों के दुख दर्द को समझ जाएंगे और उसे कम कर पाएंगे? बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन निगाहें तो उनकी भी रविवार की रामलीला मैदान पर उमड़ी भीड़ पर होगी। पीएम मोदी ढेर सारी तारीफों के साथ 3 देशों के दौरे से घर लौट चुके हैं, लेकिन उनके वतन वापसी से पहले कांग्रेस लैंड बिल पर ललकार भरती दिख रही है। और उधर कश्मीर का मुद्दा एक नई शक्ल में मोदी सरकार की मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। जिस मुफ्ती सरकार का श्री गणेश मोदी की मौजूदगी में हुआ, उनकी एक गलती से कश्मीर के खामोश फिजा में एक बार फिर अलगाववादियों का शोर सुनाई देने लगा है। कल श्रीनगर के लाल चौक में सरहद के उस पार से भी पाक परस्त चेहरे कश्मीर में कोहराम मचाने की चेतावनी दे रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी के अजीज बाबा रामदेव काला धन पर मोदी सरकार के पुराने वायदे याद दिला रहे हैं। काले धन के ऊपर रफ्तार जितनी तेज होनी चाहिए उतनी नहीं है, और इसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ रहा है। रोज सोशल मीडिया पर हजारों नहीं लाखों लोग हमें कोसते हैं, गालियां तक देते हैं। तो आलम यह है कि विदेश दौरे से लौटे मोदी के सामने अचानक 3 मुसीबतें मुंहबाए खड़ी हो गई हैं। सवाल यही कि क्या मोदी इन तीनों मुसीबतों से निपटने में कामयाब हो पाएंगे? दार्जिलिंग में विवेक शुक्ला के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली, आज तक। तो नरेंद्र मोदी के लिए 3 मुसीबतें हैं और ये उन्हें कितना परेशान करेंगी। हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, बहुत धन्यवाद संबित जी आपका। हमारे साथ सचिन पायलट जी हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष। सचिन जी बहुत धन्यवाद आपका। गौरव भाटिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत धन्यवाद गौरव जी। आलोक मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार, आलोक जी धन्यवाद। संबित जी, क्या आपको लगता है कि बहुत वक्त हो गया, अब वादों को पूरा करना होगा? ये 3 मुसीबतें, कल की रैली, किसानों की रैली, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की, बाबा रामदेव काले धन को वापस लाने के लिए दबाव बना रहे हैं, और कश्मीर अशांत है। क्या ये देश की तमाम दूसरी और जो परेशानियां हैं, उसके अलावा ये चीजें आपको परेशान करती हैं संबित जी? देखिए सैयद साहब, मैं ये कहूँगा कि जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, जब किसी पार्टी की सरकार बनती है, तो एक पल के लिए भी उसे चैन की नींद नहीं सोना चाहिए। उसे हमेशा ही परेशान रहना चाहिए, तब तक जब तक देश के किसी भी कोने में एक बच्चा भी अगर परेशान है, हमें परेशान रहना चाहिए। और ये दायित्व नरेंद्र मोदी जी बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद एक बार कहा था कि कोई साधारण विषय नहीं है। जिन चुनौतियों के साथ हम सरकार में आए थे, जिस प्रकार से 10 वर्षों तक देश को लूटना, देश को गिराने का काम हुआ था, ये कोई साधारण चुनौती नहीं है। उस चुनौती को हमने स्वीकार किया था और निभाएंगे। जहां तक 3 स्पेसिफिक चुनौती की आपने बात की है, नंबर 1, कल जो किसान रैली होने वाली है,
बहुत मैं आग्रह से और बहुत ही विनम्रता से कहूंगा, ये किसान रैली कम है, ये राहुल बचाओ रैली ज़्यादा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो 2 महीने तक और उससे पहले वर्षों तक राहुल गांधी जी नदारत रहे एक तरह से हमारे बीच में होते हुए भी, कहीं ना कहीं उनको एक रीपैकेजिंग और रीलॉन्चिंग की जो योजना है कल, तो ये किसानों के हिस्से जोड़ के मत देखिए। आपको चिंता कांग्रेस की हो रही है, कांग्रेस के मुद्दे की हो रही है, आपको ये चिंता क्यों नहीं हो रही कि किसान आज कांग्रेस की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों आपसे नाउम्मीद हो रहे हैं? नहीं, मैं इसे ऐसा नहीं देखूंगा कि किसान नाउम्मीद हो रहे हैं। किसान आज भाजपा के नीतियों के साथ खड़े हैं। अगर कुछ चंद लोग, मैंने कहा कुछ चंद लोग कांग्रेस के रैली में आते हैं, मैं उसे मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट कहूंगा, क्योंकि किसानों ने भी देखा है 50% से कम करके कॉम्पेंसेशन के एरिया को 30% कर देना, और जिस प्रकार से ओलावृष्टि आज तक नेशनल डिफेंस रिलीफ फंड में नहीं था, हेल स्टॉर्म को भी, ओलावृष्टि को भी उसके अंतर्गत ले आना, पैकेज बढ़ा देना, और जिस प्रकार से लैंड एक्विजिशन बिल में किसानों को उन 13 क्लॉजेस से गिफ्ट करना जिसमें कभी एक्वायर होने पर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम नहीं होता था। किसानों ने इन सब विषयों को समझा है और वो जानते हैं कौन हितकारी है। बीजेपी राज्यों में आत्महत्या हो रही है, देरी आपकी तरफ से नहीं हुई है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर किसान आत्महत्या कर रहा है, मुझे बड़े बोल बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए, मुझे वहां उनको मलहम लगाना चाहिए, विषय ठीक करना चाहिए। मगर मैं यहाँ याद दिलाऊं, किसान अगर आज आत्महत्या कर रहा है तो ये 9 महीनों के कारण नहीं कर रहा है। 65 वर्षों से जिस प्रकार किसान के रीढ़ के हड्डी पर पैर रखकर सरकारें चलती रहीं, उस कारण से किसान आज बाध्य हुआ है कि कहीं ना कहीं वो दबता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो तमाम अमूल चूल परिवर्तन यह सरकार कर रही है जिससे किसान की स्थिति में सुधार आए। सचिन जी, आप राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। 65 सालों में पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि 41 किसानों की आत्महत्या की खबर आई, और ये वाकई डरा देती है, वाकई चौंका देती है। कल आप किसानों को लेकर निकलेंगे, किसान बहुत सारे राजस्थान से सुबह 6 बजे निकलेंगे, आप लेकर उन्हें रामलीला मैदान में जाएंगे। क्या वजह है कि किसान इतनी बड़ी तादाद में आत्महत्या राजस्थान में कर रहे हैं, और इसके लिए बीजेपी सरकार को आप कितना दोषी मानते हैं? कब तक, सवाल यह है कि कब तक आप पिछली सरकारों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहेंगे? आपको सब कुछ जनता ने दे दिया, पूरा बहुमत दे दिया, विधानसभा दे दिया, लोकसभा दे दिया। 12 महीने में आपने किसान के साथ जो धोखाधड़ी करी है, जो फरेब किया है, जो निराशा का माहौल है, इससे बड़ी धिक्कार की बात नहीं हो सकती है कि लोग अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। 41 लोग राजस्थान में किसान मर गए, ओले पड़ गए, बारिश पड़ गई, फसल बिल्कुल साफ हो गई, खाने को दाना नहीं है। और आज भी हमारे बीजेपी के मित्र बोलते हैं कि हम मूलभूत परिवर्तन कर रहे हैं, लोगों को मुआवजा मिल रहा है, 200 रुपए का, 400 रुपए का, 500 रुपए का चेक मिल रहा है। और कल मैं बताना चाहता हूं आपके सभी दर्शकों को, ये जो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट है, चंद लोग हैं, कल इनकी आंखें खुल जाएंगी। लाखों लोग यहां पर आएंगे, इस बीजेपी की सरकार को चुनौती देंगे कि आपने वादा कर वोट तो ले लिया, लेकिन जवाबदेही कौन तय करेगा? बहुमत का यह मतलब नहीं है कि आप मनमानी करेंगे। करोड़ों लोगों का वोट लिया था, आज लोग भूखों मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जिन चंद लोगों ने बीजेपी का चुनाव लड़ने के लिए जो चंदा दिया था, उनका एहसान उतारने के लिए बीजेपी छोटे किसानों की जमीन लूटने की छूट दे रही है इस अधिनियम के माध्यम से। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों कर रहे हैं, सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वही बीजेपी है जिसने 12 महीने पहले इस बिल का समर्थन किया था। सचिन जी, हम आते हैं आपके पास, लेकिन क्या अब आपको ऐसा लगता है कि भूमि अधिग्रहण बिल के जरिए आपको एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, किसानों की राजनीति करने का आपको एक अवसर प्राप्त हो गया है? क्योंकि जो आपने कहा कि कब तक पिछली सरकारों को दोष देते रहेंगे, अगर आंकड़े हम आपको बताएं सचिन जी तो आप हैरान रह जाएंगे। ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े हैं। अगर आप 2013 में 11,744 किसानों की आत्महत्या, 2012 में 13,754 किसानों की आत्महत्या, और ये सिलसिला जो लगातार चलता आ रहा है आपकी केंद्र सरकार के समय, आपकी कई सारी राज्य सरकारों के समय भी। सचिन जी, लेकिन जो परिवर्तन ये चाहते थे वो हो गया। हम लोगों ने किसानों का 72,000 करोड़ रुपया ऋण माफ किया, और मैं समझता हूं किसान सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिसके हाथ में आज बागडोर है उनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है। और आप ये गलत कह रहे हैं कि हम किसानों के मुद्दे को आज उठा रहे हैं। आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले भट्टा परसौल से हमने शुरू किया था भूमि अधिग्रहण कानून का निर्माण करना, और आज हम जब हमने कानून बना दिया, बीजेपी मौका परस्त है।
किसानों का वोट चाहिए था तो लोकसभा में बिल का समर्थन कर दिया। अब जब वोट मिल गया, अब लोगों का एहसान उतारने के लिए कह रहे हैं हम बदल रहे हैं कानून को। छोटे किसान की एकमात्र संपत्ति जमीन होती है, उसका उचित मुआवजा क्यों नहीं मिले? और आप कल देखिएगा जब किसान लाखों लोग आएंगे, राजस्थान से हजारों लोग आएंगे, पूरे देश भर से लोग आएंगे और यही सवाल पूछेंगे कि आप इतना बता दीजिए कि आप हमारी जमीन क्यों छीनना चाहते हैं। और ये एंटी फार्मर बीजेपी की जो परसेप्शन है, ये जमीन पकड़ गई है, ये हकीकत बन गई है। इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। संबित जी, आपकी बात का सचिन जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन जी जल्दी से, क्योंकि संबित जी हमें कुछ देर रुकना होगा। गौरव जी, आलोक जी भी हमारे साथ हैं। जी कहिए संबित जी। मैं आज आपको एक याद दिला दूं। आज आपको याद, जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं उसी समय, उसे ठीक थोड़े पहले, कर्नाटक के कांग्रेस सरकार ने एक चिट्ठी लिखा है केंद्र को और कहा है कि जल्दी से इस भूमि अधिग्रहण बिल को पारित करिए। 12,000 करोड़ रुपए का हमारा प्रोजेक्ट अटका पड़ा है, जमीन अधिग्रहित नहीं हो पा रहा है। हम जरूर सुनेंगे आपकी बात, लेकिन आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। 41 किसान, आपने सवाल भले ही हमारा सचिन जी से था 41, लेकिन वो असली सवाल आपकी तरफ था। 41 किसान अगर 65 सालों में पहली बार आत्महत्या करते हैं तो क्या यह आपके लिए चिंता की बात नहीं है? देखिए, मैं तो कह रहा हूं, अगर एक व्यक्ति भी, किसान नहीं कोई भी व्यक्ति इस देश में आत्महत्या करता है तो सरकार के लिए चिंता का विषय है और सरकार काम करेगी। यहाँ गौरव भाटिया जी बैठे हैं, आप अभी आंकड़ों में कहेंगे। सुनिए, सुनिए, पहले सुन लीजिए सईद साहब, सुन लीजिए। आप कैसे, आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। खफा है, आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, मैं बोलूंगा, बाकी ओपोनेंट्स बोलेंगे तब डिसाइड होगा। मेरा इतना कहना है कि गौरव भाटिया जी बैठे हैं, अभी आप भी कहेंगे कि इनके यहाँ 63 फार्मर्स ने सुसाइड किया है। गौरव भाटिया जी कह दें, क्योंकि इनके चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट भेजा है, एक भी सुसाइड नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं सुसाइड हुआ है, प्रवक्ता टेलीविजन पे कह रहे हैं सुसाइड हुआ है, मुख्यमंत्री चिट्ठी भेज रहे हैं कि एक भी व्यक्ति का नहीं हुआ है। ये सरासर गलत है। अगर आप पूछिए, गौरव जी से पूछिए, आप गौरव जी से पूछिए। जी गौरव जी कहिए, आप कहिए, गौरव जी कहिए, पूछिए। अब मैं उम्मीद करूंगा कि बीच में टोका नहीं जाएगा। मैं सबसे पहले जो बड़ा विषय है, अभी सचिन जी ने भी वो बात उठाई, 2013 में जो बिल अच्छा था जिसका समर्थन भाजपा ने किया, एक साल में ऐसा क्या बदल गया कि उसी को बदलने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया, जबकि ऑर्डिनेंस रूट नहीं लेना चाहिए था। किस किसान की यूनियन से या किसानों से इन्होंने वार्तालाप करी, उनके विचार लिए? किसी से भी नहीं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है कि इनका मैनिफेस्टो 2014 के चुनाव का यह कहता था कि हम केवल जो है गैर कृषि भूमि का अधिग्रहण करेंगे, लेकिन ये चुनावी वादों को भूल गए और आज जो ये बिल ला रहे हैं उसमें कहीं भी ऐसा कोई प्रोटेक्शन किसानों को नहीं दिया कि गैर कृषि भूमि का ही अधिग्रहण होगा। पूरी तरह से पूंजीपतियों के द्वारा बनाया गया ये बिल है और शायद कहीं ना कहीं जो मदद इलेक्शन में भाजपा की पूंजीपतियों ने करी उसको वो आज वापस लौटा रहे हैं। दूसरी बात, संबित जी भूल गए, नितिन गडकरी जी ने अभी किसान रैली की घोषणा करी दिल्ली में। आपने भी देखा होगा, किसानों से भाजपा इतनी दूर आ गई है कि वहां मात्र 1000 किसान भी नहीं आए और कुर्सियां खाली ज्यादा थी और किसान वहां कम थे। क्या ये नहीं दर्शाता कि किसान आज कोस रहा है भाजपा को, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता स्टूडियो में बैठ के दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। मैं कहता हूं कांग्रेस ने अगर गलत किया, गौरव जी रुकना यहाँ पर रुकना होगा हमें। और सभी जी आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन गौरव जी आप ये मत भूलिए कि 60 रुपए का मुआवजे का चेक भी गया था, उस पर आपने कुछ भी नहीं कहा है। 3 मुसीबतें। आलोक जी, संबित पात्रा, सचिन पायलट, गौरव भाटिया तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन आलोक मेहता जी, क्या इन तीनों मुसीबतों में सबसे ज्यादा अब मुसीबत भूमि अधिग्रहण को लेकर और कांग्रेस की कल की जो किसानों की बड़ी रैली होने वाली है, मोदी के लिए नहीं है? हाँ सईद भाई, निश्चित रूप से जैसे कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, एक अच्छा खासी स्थिति दोनों मामलों में मैं कहूँगा, किसान वाला और कश्मीर वाला, दोनों का से शुरू होता है। वो काला धन, वो भी काला धन भी कैसे ही शुरू होगा, लेकिन ज़्यादा बड़ी मुसीबत किसान वाली चूँकि बनी बनाई थी। सुमित्रा महाजन, मुरली मनोहर जोशी, कई बीजेपी के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे, क्रेडिट कांग्रेस और सब लोग मिलकर ही बनाया गया, कांग्रेस सरकार ने किया और समर्थन बीजेपी ने किया था। ऐसा नहीं होता तो ये मुसीबत नहीं आती मोदी जी को। और जहाँ तक अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, किसानों का बड़ा भारी संकट, संबित जी बात को मानेंगे, ये राहुल गांधी को आप भूल जाएं, मान लीजिए किसानों की रैली क्यों नहीं मानते इसको आप, जिसमें किसान प्रभावित है। भारतीय किसान संघ जो संघ से जुड़ा हुआ है
हो सकता है उसके किसान भी कल इस रैली में आ रहे हों, क्योंकि वो भी बहुत दुखी हैं। और संबित जी 65 साल का बार बार मोदी जी और आप जिक्र करते हैं, थोड़ा सा इसको संशोधित करिए। अभी बिजनेस टुडे में इनके ही आज तक का ही चैनल की एक दूसरी पत्रिका है जिसमें पूरा मध्य प्रदेश में किसान कितने, और इत्तेफाक से हम लोग हैं उस प्रदेश की गौरव के साथ नहीं कर रहे, इस समय परेशानी भी है, लेकिन वहाँ पर किसान यदि 60 साल में इतनी अच्छी स्थिति में आए, उसमें 10-15 साल तो आपका भी योगदान है ना। आप कहते सब बर्बाद कर दिया, उसके लिए सिर्फ कांग्रेस या फलानी पार्टी जिम्मेदार है। अटल बिहारी वाजपेयी भी मध्य प्रदेश के थे और तब भी कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी, दूसरे राज्यों में कुछ काम भी तो हुआ। तो पहली बात यह है कि किसानों के इस संकट को आप खाली गाली देने के लिए न जोड़ें, उस समस्या को समझें। और आपकी जानकारी के लिए ये जो इंश्योरेंस का मिल रहा है, मैंने पूरा स्टडी किया है। इंश्योरेंस कंपनियों ने गुजरात में 2013 में भी जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, जहाँ तो 3000 करोड़ की जरूरत थी, वहाँ 700 करोड़ दिया गया। अभी भी आप गूगल में जाके देख लीजिएगा उस डिटेल यदि आपको चाहिए तो। इंश्योरेंस कंपनियाँ नहीं देती है, किसानों से पैसा लिया जाता है इंश्योरेंस के नाम पर, और वो जब मांगते हैं तो उसके बाद उन्हें इस तरह के चेक बड़ी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा देर से मिलते हैं। सरकार का 1% पैसा है रवि समित जी, और मैं सचिन जी से भी आग्रह करूंगा, सही बात यह है कि एक रैली होना चाहिए किसानों की। सचिन पायलट और उनके पिता राजेश पायलट भी किसानों में उनका काम था, इसलिए आज कहीं भी कांग्रेस की जड़ें गाँव में है तो इसलिए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय किसान संघ ने यदि बीजेपी को जिताया, कांग्रेस ने भी जहाँ भी उसका 10 करोड़ यदि वोट मिला है, इन सबकी जिम्मेदारी है। और समाजवादी जनता परिवार, आपने 3 में चौथी चुनौती नहीं जोड़ी, जनता परिवार जो इकट्ठा हो गया बिहार, एक और मैं तो कहूंगा सचिन जी राहुल को लेकर आप बैलगाड़ी से बिहार तक चले जाइए। अब रथ यात्रा जो अडवाणी जी ने की थी, उस तरह से हवा बदल सकती है किसानों के लिए। आलोक जी, कल सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस खड़ी कर रही है। किसानों की एक बड़ी रैली दिल्ली में होने वाली है। सचिन पायलट इस वक्त हमारे साथ हैं, जो किसानों के एक बड़े जत्थे को जो राजस्थान से आ रहा है लेकर रामलीला मैदान पहुंचेंगे। गौरव ने एक सवाल यहां पर खड़ा किया था संबित जी के लिए, और आलोक जी ने भी। तो संबित जी, शुरुआत इस सेगमेंट के आप ही से क्यों ना करें कि क्या एक ऐसा मुद्दा भूमि अधिग्रहण लेकर आप आए, किसानों के हक के अधिकार की बात आपने की, और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब वो मुद्दा आपसे हड़प रही है? नहीं, देखिए सईद साहब, जब सत्ता में होते हैं तो एरोगेंस काम नहीं करता है, सवालों का जवाब देना होता है, इसलिए मैं जवाब देना चाहूँगा। नंबर 1, गौरव भाई ने पूछा कि क्या आवश्यकता थी कि 2013 में एक बिल आई थी, उसको बदल क्यों दिया गया। तो गौरव भाई, मेरे पास वो चिट्ठी है, मैं आपको फैक्स करके भेजूंगा, जो खुद आपके मुख्यमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव ने नितिन गडकरी जी को जून 2014 में सौंपा था और कहा था प्लीज़ ये कंसेंट क्लॉज और ये जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसका दायित्व आप स्टेट को दीजिए और इसे कम कीजिए, वरना 1 इंच भूमि भी हम अधिग्रहित नहीं कर पाएंगे। और जहां आपने कहा कि जो सिंचाई युक्त जमीन नहीं है, उसके विषय में भी आपके स्टेट ने कहा है कि देयर इज नो वेस्ट लैंड इन उत्तर प्रदेश, खुद आपकी सरकार ने। मगर आप आज यहां पे पोस्चरिंग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। और सचिन भाई भी यहां मौजूद है, उनसे भी पूछिए, क्या भूपेंद्र हुड्डा साहब से लेकर इनके तमाम मुख्यमंत्रियों ने इस विषय में चिट्ठी नहीं लिखा? हमने खारिज नहीं किया है, कोई कंसेंट क्लॉज खारिज नहीं किया है। हमने कहा है राज्यों पे छोड़ दिया जाए, राज्यों को उचित लगे तो वो कंसेंट क्लॉज लगाए, जैसा राज्यों को ठीक लगे वैसा करे। ये बताइए, फेडरलिज्म को फॉलो करना गलत बात है क्या? मैं जवाब देना चाहूंगा। संबित जी सुन लीजिए, आप जो बात कर रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र के हिसाब से आप केंद्र सरकार चलाते हैं। बहुत से पत्र हमने लिखे हैं कि किसानों को यूरिया नहीं मिलेगा, हमने ये भी लिखा है बिजली की कमी है। अभी जब आपदा आई किसानों पे, तो हमने केंद्र सरकार से रुपए की मांग करी कि तुरंत 1000 करोड़ रुपए दे दे, 1 रुपया नहीं दिया गया। और ये भी आप भ्रमित कर रहे हैं सारे व्यूअर्स को कह के, कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नहीं कहा कि आप जो है कंसेंट मत लीजिए, बल्कि आपने दायरा इतना बढ़ा दिया कि उसमें सब कुछ आ गया। आपने 5 जो है उसमें रखे जो जहां पे कंसेंट की जरूरत नहीं है, और उसमें हर तरह का लैंड आ जाता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश की इतनी बात सुनते हैं, तो जब आपदा आई है तो हमने 500 करोड़ रुपए अपनी प्रदेश सरकार के कोष से दिए। अभी तक केंद्र सरकार ने 1 रुपए की मदद नहीं करी है। तो हमारी सारी चिट्ठियों पे ध्यान दीजिए, और ऐसा कोई पत्र आप जरूर मुझे भेज दीजिएगा, मैं भी देखना चाहूंगा, जिसमें हमारी प्रदेश सरकार ने कहा हो कि किसानों से बात भी मत करो, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट किए बिना भूमि अधिग्रहित करो। ऐसा कोई भी पत्र नहीं है
गलत सूचना मत दीजिए। अच्छा, इतनी विनती मैं सईद जरूर करूंगा। साहब, नहीं, एक सेकंड संबित जी, सचिन जी को भी शामिल कर लेते हैं, आप जरूर जवाब दीजिएगा संबित जी। सचिन जी, कल की जो रैली है, क्या हमें किसानों से जुड़ी बात तो हम आपसे कर ही रहे हैं, लेकिन यह भी बताइए कि क्या कांग्रेस इस रैली के बहाने राहुल गांधी को रिलॉन्च कर रही है? और जो 4 राज्य आपके हाथ से निकले हैं, क्या आने वाले अगले 1 और 2 साल में जो चुनाव होने हैं जिन राज्यों में, वहां आपको कुछ मजबूती मिल पाएगी कल की रैली के बाद? सचिन जी, मुझे नहीं लगता कि हर चीज को राजनीति के दायरे से देखना चाहिए। ये किसानों का मुद्दा हमने आज नहीं उठाया जब विपक्ष में है, जब हम खुद सरकार में थे, सत्ता में थे, तब हमने इस बिल का निर्माण किया था। हमारी बनाए हुए बिल को सब में सहमति थी, तब एक कानून बन गया था। और कांग्रेस पार्टी ने गरीब, किसान, मजदूर, शहर, गांव, हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ी है। हम सत्ता में चुनाव हारें या जीतें, और मैं नहीं समझता हूं कि इस रैली के माध्यम से हमको रोटियां सेकना चाहते हैं। चुनाव 4 साल बाद होंगे, लेकिन हम जमीनी वास्तविकता में भाजपा की आंख खोलना चाहते हैं। और मुझे दुख इस बात का होता है कि बीजेपी के सारे मंत्री और पीएमओ तो कानून बनाते हैं और बेचारे प्रवक्ताओं को सफाई देनी पड़ती है। हकीकत यह है कि जब कानून बन गया, उसमें संशोधन हो गया, तब बीजेपी अब अपने परसेप्शन को ठीक करने के लिए झगड़ा कर रही है। और ये टेक्निकल बातें पात्रा साहब बहुत बता रहे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। हकीकत यह है कि भाजपा एक किसान विरोधी पार्टी है, ये साबित हो चुका है। और कल आपको पता पड़ जाएगा कितने लाखों लोग आके जवाब मांगते हैं। जिन लोगों को आप चंद बोल रहे हैं, जनता की आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे। दिल्ली की राजधानी में खड़े होकर लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आपने वादा किया था यूरिया का, तेल का, खाद का, वो तो दिया नहीं। जमीन को राक्षस रूपी सरकार बनकर भड़पना चाहते हैं, वो कभी किसान होने नहीं देगा। संबित जी, जवाब आप ही को देना है, लेकिन आलोक जी भी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, और हम भी, जो सचिन जी ने कहा है संबित जी, परसेप्शन, कहीं परसेप्शन की लड़ाई में आप पिछड़ते हुए, या अगर थोड़ा सा और सख्त कहें संबित जी, तो आप परसेप्शन की ये लड़ाई हारते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आलोक जी, आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए और एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा सर सभी के सवाल। मैं खाली ये कहना चाहता था, जैसे काला धन का मामला रामदेव जी उठा रहे हैं, आप कम से कम संबित जी मोदी जी से कहकर कि जितने ये आश्रम हैं उनमें जितना काला धन जमा है पहले वो ही निकलवा लीजिए, हरिद्वार से लेकर के और रामेश्वरम तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो काला धन का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं, उसमें सर्वानुमति बनाने के लिए क्यों नहीं कोशिश होती? देखिए, दुनिया में आप सहमति बना रहे हैं, विश्व में मोदी जी। मुझे लगता है कि ज़रूरत इस बात की है कि इन पार्टियों के साथ, जैसा अभी कह रहे हैं, आपने पत्र लिखे तो इन सबको बिठा करके कहिए कि आप क्या 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 संशोधन है, और उसको अभी पिछले सत्र में, लेकिन आप तो अड़ गए हैं कि नहीं, हमने जो पास किया वो सच, बाकी किसान संघ को भी समुद्र में फेंक दीजिए या 5 साल बाद देखा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संकट है, कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक किसानों के मुद्दे पर, कश्मीर का मुद्दा जरूर तनावपूर्ण हो गया, उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने उसको छुड़वाने में रोका नहीं, वरना पहले दीदी आप शर्त रख देते कि कैसे छोड़ेंगे भाई देशद्रोही को। इसलिए संकट में आप आ गए हैं, उसको बचाने की कोशिश सबको मिला के करेंगे। उत्तर दे दो, बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। एक सेकंड, बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। अब मैं उत्तर और सुन लीजिए सर, एक और गौरव जी का सवाल भी सुन लीजिए। पूरा टाइम प्रश्नों में ही चला जाएगा, उत्तर कैसे पहुंचेगी? पहले मैं जितना प्रश्न भी इकट्ठा हुआ है वो दे दूं, फिर गौरव भाई प्रश्न पूछ ले। गौरव भाई एक सेकंड, मैं उस पर भी उत्तर दे देता हूं। आप लोग एक सेकंड पेशेंस रखिए। मैं तो आज मैं समझ गया, बहुत लोगों ने आपने भी प्रश्न पूछे, मैं चंद प्रश्नों के उत्तर दे दूं और उसके बाद आप दोबारा प्रश्न पूछिएगा। मैं बोलता हूं मैं उत्तर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं उत्तर दूंगा। मगर सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं सुनिए, कश्मीर में पूछा है, अभी आलोक जी ने पूछा है, मैं उत्तर दे दूं, उत्तर दे दूं सईद साहब, मैं उत्तर दे दूं। मैं समझ गया आपका प्रश्न, उत्तर लीजिए। गौरव जी सुन लेते हैं। सईद साहब, ये ठीक नहीं है कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाए और उत्तर ना लिए जाए। मैं उत्तर देता हूं। आप सभी चलिए, मैं नंबर 1 परसेप्शन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। परसेप्शन राजनीति में एक बहुत बड़ी बात होती है, मगर ध्यान रहे, परसेप्शन तभी बनता है जब कानून जमीन पर उतरती है। अभी तक कानून पारित नहीं हुआ है, इंतजार कीजिए शहीद भाई, इस कानून को जमीन पर उतरने दीजिए, तब आप परसेप्शन को देखिएगा। अभी तो जो देख रहे हैं, सईद साहब, मैं सबको सुन रहा था, किसी को इंटरफियर नहीं कर रहा था, मैं किसी को इंटरफियर नहीं कर रहा था। मैं चाहूंगा, सब मेरे से बड़े हैं, आदरणीय है, मैं छोटा बालक हूं, आप मुझे
सुन लीजिए, उसके बाद आप जरूर बोलिएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि परसेप्शन तब बनेगा जब धरती पर ये कानून उतरेगी, और तब सईद साहब आप देखिएगा बाकी लोग बोलेंगे नहीं, किसान खुश होंगे और हमारा परसेप्शन अच्छा बनेगा। नंबर 2, कश्मीर के बारे में आज आप तमाम लोगों ने एक इंटरव्यू चलाया, किसका? हाफिज सईद का। हाफिज सईद आंख बबूला हुआ पड़ा है, पगलाया हुआ पड़ा है कि मशरत आलम को बंद कर दिया, यासिर मलिक को बंद कर दिया। अगर हाफिज सईद पगलाया पड़ा है अर्थात हम जीते हुए हैं, हमने ऐसा कुछ जरूर किया है जिससे हाफिज सईद बौखला रहा है। पहले हाफिज सईद मुस्कुरा रहा था। तीसरा, काले धन के मुद्दे पर मैं इतना कहना चाहूंगा, देखिए मैं हाथ जोड़ के सचिन भाई से भी कहूंगा, उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने काला धन बनाया, जिन्होंने देश को लूटा। आज वो हमें न ललकारे पुलिस को कि अरे हम तो लूट के चले बाबा रामदेव बोल रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हम नहीं बोल रहे, बाबा रामदेव बोल रहे हैं, हम पकड़ेंगे। नहीं, मैं देखिए बाबा रामदेव बहुत सम्मानित व्यक्ति है। हम कांग्रेस की तरह कभी भी उन पर लाठीचार्ज नहीं करेंगे, किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, सबकी बातों को सुनेंगे, ये हमारा धर्म है। और जहां तक आलोक जी ने कहा, एक महत्वपूर्ण बात, आलोक जी ने कहा कि आश्रमों में काला धन है, मैं इसे उचित नहीं मानता। आश्रमों में कोई टैक्स नहीं है, संबित जी कोई टैक्स नहीं देते वो लोग। हिंदुस्तान के आश्रमों में सेवा है, और अगर काले धन के विषय में आपको रिलीजियसली बात करना है तो आश्रम के साथ साथ मौलवियों और चर्चों के बारे में बिल्कुल बिल्कुल धर्म के पास काला धन है, दूसरों के पास नहीं है, ये उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक है, दरगाह, चर्च, मंदिर अगर बात हो तो सब पर हो। गौरव जी कहिए। देखिए, मैं संबित जी को ये सिर्फ जानकारी दे दूं कानून की कि जो ऑर्डिनेंस वो पहले लाए थे और दोबारा लाए हैं वो भी कानूनी होता है, और वो किस तरह से लाए हैं पूरी तरह से किसान विरोधी है। तो आज की डेट में जो कानून है वो किसान विरोधी है, ऑर्डिनेंस भी कानून है। और कश्मीर के मसले पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मसरत आलम को बाहर आने किसने दिया? जम्मू एंड कश्मीर सरकार, जिसमें भाजपा भी समर्थन दे रही है, क्योंकि इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर समय पे पास नहीं किया। अरेस्ट करने में 2 दिन लगाए, मैं बताता और राष्ट्रवादी भाजपा खुद को कहती है। सबसे बड़ी गलती आप देखिए, अभी अंद्राबी जैसी महिला भी बाहर है, रोज पाकिस्तानी झंडा फहराती है भारतीय धरती पे, और इनकी सरकार ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं करी है। किस तरह का दबाव है ये? क्या हक है इन्हें अपने आप को राष्ट्रवादी कहने पे? जिस सरकारों पे ये उंगली उठा रहे हैं, कम से कम उन सरकारों में हमने ये तो नहीं देखा था कि तेरी जान मेरी जान के नारे लग रहे हो कश्मीर में। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये अरेस्ट करने की बजाय सेलिब्रेशन का पैसा दाऊद इब्राहिम के पास से आता है, ये भी जान के रखिए। ये लोग कि आपके यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन आपके नेताजी का होता है तो पैसा दाऊद इब्राहिम और तालिबान देती है। कम से कम ऐसा कभी सुना है हिंदुस्तान में? गिरेबान में झांकिए, आपको दिखाई देगा कि दाऊद इब्राहिम के पैसे पे बर्थडे मनाने वाले लोग राष्ट्रीयता की बात करते हैं। गौरव जी, संबित जी, हम ऐसा लगता है कि मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर मुद्दे पर बने रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा इस चर्चा को आगे बढ़ाना, और ज्यादा सार्थक भी होगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा किसानों का, देश भर के किसान आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी ये दावा है, आप भी कह रहे हैं कल लाखों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में होंगे। क्या ये एक बड़ा मुद्दा आपको लगता है रीलॉन्चिंग का सबब बन गया है राहुल गांधी की? कहीं ऐसा तो नहीं सचिन जी कि कल की रैली के बाद राहुल फिर से गायब? मैं समझता हूं, देखिए अभी चुनाव 11 महीने पहले हुए थे, कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है, लेकिन मत भूलिएगा कि भट्टा परसौल से ही राहुल गांधी जी ने पहली बार इस बिल की भूमिका की एक रचनात्मक शुरुआत करी थी, और उनके प्रेरणा से हार गए थे सचिन जी आप जेवर से, भट्टा परसौल से। कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूं हम चुनाव हारे चाहे जीते, लेकिन लोगों की, किसान की लड़ाई हम लड़ेंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, सदन के अंदर लड़ेंगे, पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे और बाहर लड़ेंगे। हम लड़ रहे हैं हक के लिए। किसान गरीब अगर आत्महत्या कर रहा है, उसकी जमीन को आप छीन रहे हैं, तो हम कभी नहीं होने देंगे। और मैं नहीं समझता हूं कि इसको सिर्फ एक सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी या किसी और नेता के तक हम सीमित रख सकते हैं। कांग्रेस ने एक कॉल दी है देश के किसानों को, और कल आप देख लीजिएगा, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन जैसा बाकी लोग बोलते हैं, जो किसान यूनियन के संघ हैं, जो बाकी एनजीओज हैं, पूरे देश का किसान आज पीड़ित है, और उस बात को रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना मैदान नहीं छोड़ा है। हम सरकार को जवाबदेही बनाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दूसरा मुद्दा आप बोल रहे थे, एक मिनट, आपने
एक मिनट समित जी, आपने जो कश्मीर का मुद्दा बनाया, आपने कहा वहां पे अलगाववादियों को छोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि मात्र एक उप मुख्यमंत्री का पद पाने के लिए आपने अपने सारे सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अच्छे हो बुरे हो, लेकिन सिद्धांतों में आपको नहीं हटना चाहिए। आपने एक पद लेने के लिए सारे सिद्धांतों को बाहर फेंक दिया, और यही कारण है कि आज सरकार बनने में 2 महीने के बाद ही आप लोगों को इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा। संबित जी, सवाल आपसे है, गौरव जी भी आपसे पूछना चाह रहे हैं। संबित जी सुनिए तो, और आलोक जी भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन हम एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। आपने संबित जी परसेप्शन की बात मानी थी, उसे स्वीकार किया था ईमानदारी से। 4-5 महीने बाद बिहार में चुनाव हैं, अगर परसेप्शन की लड़ाई आप हारते हैं, पिछड़ते हैं, तो क्या वहां आपको नुकसान नहीं होगा? सर आलोक जी आपका सवाल, और गौरव जी आप भी पूछ लीजिए, इकट्ठा जवाब दीजिए। एक बात खाली मैं जोड़ना चाहता था समित भाई, जिस तरह से एक मिनट समित जी, बस एक लाइन में कहना चाह रहा था। आपकी सरकार है, यदि दाऊद इब्राहिम का पैसा आए, चाहे किसी का आए, दुबई से आए, चाहे वो अमेरिका से आए, आपने जैसे एनजीओ के लिए कुछ सरकार कर रही है, आपने अभी कहा समाजवादी पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, यदि जो बाहर से ऐसा कोई पैसा बर्थडे के लिए भी आता है तो आपके किसने रोका है? आप जेल भेज दीजिए आजम खान साहब को। और इसी तरह मदरसे के नाम पर यदि कोई गलत आता है, किसी मंदिर के नाम पे आता है, जल्दी से सर, वक्त की थोड़ी सी कमी आ रही है, उसको रोकेंगे आप सरकार? गौरव जल्दी से, जी प्लीज। सैयद जी, मैं प्लीज सबसे पहली बात है, ये जो भाजपा के प्रवक्ता होते हैं, टीवी पे बहुत सी बातें कहते हैं। आलोक जी ने जो बात कही श्री आजम खान जी का, इसमें ऐसा कोई भी रुपया नहीं था। आजम खान समित जी आप जवाब दीजिए, समित जी आप सारे सवालों के जवाब। और दूसरी बात, गौरव मैं जवाब दे देता हूं। चुनाव आने वाले हैं बिहार में, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए संबित जी, फिर जवाब दे दीजिएगा। बिहार में चुनाव होने वाले, बाइपोल में सफाया हो गया भाजपा का बिहार और उत्तर प्रदेश में। ठीक है संबित जी, जल्दी से आप प्लीज जवाब दे दीजिए। संबित जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है सर। एक सेकंड, अभी शांत होंगे तभी तो जवाब दूंगा। देखिए मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले सचिन जी का मैं बहुत आदर करता हूं, ही इज अ यंग लीडर और अच्छे व्यक्ति हैं। मगर सचिन जी, इसलिए मैं आपसे एक गुहार कर लूं, आप तो बहुत ट्विटर फ्रेंडली भी हैं। आप अगर 12:55 पे हिंदुस्तान टाइम्स ने कुछ ट्विटर पे डाला है, वो पढ़ लीजिए एक बार, मैं आपके लिए बोल देता हूं। कांग्रेस ऊज फार्मर्स टू किसान रैली विथ लिकर प्रॉमिस, और उसमें आपके एक लीडर, बहुत बड़े लीडर का नाम दिया है, जिसने कहा है प्रत्येक बस 20,000 से 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं केवल शराब लाने के लिए। इस तरह तो कम से कम किसानों के समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। आप छोड़ दीजिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है, मैं भी शुरू हो जाऊंगा। नहीं, कल देख लीजिए आप क्या होगा, कौन कितने आते हैं। AHT ने लगाया है, मैंने माफी चाहते हैं आप सभी से कि सबकी बात हम यहाँ पर पूरी नहीं सुन पाए। सभी मेहमानों को धन्यवाद। मोदी की 3 मुसीबत पर जो सवाल हमने पूछा था, उसके बहुत सारे जवाब हमें मिले हैं। और किसान, कालेधन और कश्मीर पर क्या मोदी घिर गए हैं? हाँ कहते हैं 44% लोग, लेकिन बहुमत 56% लोग ये कहते हैं कि नहीं, मतलब किसान, कालेधन और कश्मीर पर मोदी घिरे नहीं हैं। देखते रहिए आज तक।